हम क्लास 6 की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। पहले तो हम इसके बारे में बताया गया है हमारा अतीत जो हमारा 6th क्लास है उसका। उसका पहला चैप्टर है क्या, कब, कहाँ और कैसे। पहले हमें पहला चैप्टर पढ़ना क्यों ज़रूरी है, मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। इसमें क्या-क्या मेन-मेन पॉइंट्स होते हैं, ठीक है? जैसे कि हमको इस बारे में ये पता चलेगा कि कहाँ से हमारा इतिहास की जो चीज़ें हैं वो किस तरीके से हमें मिलने लगी थी और कहाँ से शुरू हुई थी, ठीक है? हम लोगों ने कहाँ जाके अपना जो स्थान से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का जो इस साइकिल थी वो कहाँ जाके हमने रोकी थी और कहाँ हमको खाने के साक्ष्य मिलना हमने स्टार्ट किया था। एक-एक पॉइंट्स को लेके इसमें एक छोटी बेसिक सी चीज़ इसमें हमारी है, ठीक है? पहला पेज है कैसे पता लगाएँ? इसका मतलब ये हुआ कि देखो जैसे कि आपने देखा होगा कि हुआ का का कल का बीता हुआ समय या उससे पहले का जो बीता हुआ समय है, उससे रिलेटेड जो चीज़ें हमें जाननी होती हैं, तो हम टेलीविज़न से, अखबार से या पिछले साल जो भी कुछ भी हुआ हो, किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से उसको सुनकर उसके बारे में हम पता लगा लेते हैं। और इसी तरीके से हमारा अतीत कैसा हो, हमारे अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, उसका जो हमें पता लगाते हैं, उन्हें जो कुछ साक्ष्यों को देखकर या जैसे कि अब अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आर्किटेक्टों यानी पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यही नहीं हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन-सा खेल खेलते थे, कौन-सी कहानियाँ सुनते थे या कौन-सा नाटक देखा करते थे या फिर कौन-सा गीत गाते थे। अब उस समय जो लोग थे वो कहाँ रहते थे? तो कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पे रहते थे, यानी नर्मदा जो नदी थी, कई लाख लाख वर्ष पहले लोग नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशाल संग्राहक थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वो पहले जड़ों को, फलों को तथा जंगलों के अन्य उत्पादों को यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों को आखेट यानी कि शिकार भी किया करते थे। उत्तर-पश्चिम को सुलेमान और किरदर की पहाड़ियों का पता, यानी कि पाकिस्तान का एरिया। हम लोग पाकिस्तान के एरिया से उत्तर-पश्चिम के सुलेमान और किरदार की पहाड़ियाँ। अब ये जो सुलेमान और किरदार की जो पहाड़ियाँ हैं, हमारे पाकिस्तान है, ये वहाँ से हैं, ठीक है? तो वहाँ से कुछ ऐसे स्थान मिले हैं, जहाँ 8000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुष ने सबसे पहले गेहूँ तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाने शुरू किया था। उत्तर-पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ, यानी कि आज का जो हमारा मेघालय है, वहाँ पर गारो-घासी जो पहाड़ियाँ हैं, उसके बारे में क्या कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे, जहाँ कृषि का विकास हुआ था और सबसे पहले चावल उपजाया गया था, वो जो स्थान था, वो था विंध्य के उत्तर में स्थित था। ठीक है? अब सिंधु की सहायक नदियाँ वे होती हैं, जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। एक बड़ी नदी होती है, उसके पास में छोटी-छोटी नदी आके उनकी मदद करती हैं, वो हमारी सहायक नदियाँ बन जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फल फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास हुआ था। ये जो किनारे थे, जो पानी के नदी के किनारे जो लोग रहते थे, ये इसलिए रहते थे कि ये बाहर से आए हुए होते थे एक तो और एक स्थान से दूसरे स्थान में इनको जाना हुआ करता था। इसलिए ये जो अपनी जगह होती थी, वो नदी के किनारे बनाते थे। गंगा तथा इसकी सहायक नदियाँ सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में हम इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध यानी कि जो बिहार के नाम से अब जाना जाता है, उसमें बहुत शक्तिशाली था और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक ऐसे हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। तभी तो ये लोग एक रिवर के मतलब नदी के किनारे अपना घर बनाते थे, क्योंकि ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाया करते थे। हिमालय जैसे ऊँचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी।
फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में ही तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी-कभी सेनाएँ दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थीं और इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफ़िलों में तथा कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुओं को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। यहाँ पर लोगों के आने-जाने का और व्यापार के लिए, युद्ध के लिए या अपने किसी भी अ, मतलब जोखिम भरी किसी भी यात्रा करने के लिए यात्रा करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी कि ये एक जगह स्थिर नहीं थी। धार्मिक गुरु लोगों की शिक्षा और सलाह देते हुए एक गाँव से दूसरे गाँव जाया करते थे। एक कस्बे से दूसरे कस्बे भी जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने के उत्साह में यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोग एक-दूसरे के विचार जानने का अवसर करते थे। तो जैसे इन लोगों को अपना कोई व्यापार भी करना होता था, तो ये इनका एक स्थिर पॉइंट नहीं था। ये एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। इनका आवाई-जाही लगा ही रहता था, इनका गमन स्थिर बना रहता था। अब लोग यात्रा क्यों करते थे? वैसे पूरा टोटल हम बता चुके हैं कि लोगों की जो यात्रा थी, वह इसी तरीके से थी। पहाड़ियों, पर्वतों और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते थे। हालाँकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वो ऐसा कर सके। यानी इनका एक दृढ़ संकल्प होता था क्योंकि एक सीमा पार करके दूसरी जगह पे जाना काफ़ी जोखिम भरा हुआ करता था। तभी हमें यहाँ पे जब एक स्थान से जब हम लोग दूसरे स्थान जाने लगे थे, तो हमें साक्ष्य भी ऐसे मिले हैं, जहाँ पे हमको व्यापार के साक्ष्य भी इसी तरीके से मिले हुए हैं इसी में। जिन्होंने ऐसा चाहा वो ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊँचाइयों को छू सके तथा गहरे समुद्र को पार कर सके। पर्वतों की ऊँचाइयों को छूना और गहरे समुद्र को पार करने का मतलब ये है एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर जाने का स्थान, जो उन्होंने पार कर लिया इसका मतलब उन्होंने गहरी समुद्र पार कर लिया। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्ष से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के तरीके के बाद एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। ठीक है, अब हम देश के नाम हमारा जो देश का नाम है टोटल वो किस-किस नाम से पुकारा गया हम इसमें ये जानेंगे। हमारे देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द जो है इंडस से निकला है। इंडस, इंडिया, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। तो एक इंडिया हो गया, एक इंडस हो गया और एक सिंधु, ठीक है? इसने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाते हैं। 2500 वर्ष पूर्व उत्तर-पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदस तथा इंडस कहा था। इन्होंने सिंधु को हिंदस बोल दिया और हिंदुस बोल दिया तो इंदोस कह दिया। इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत का नाम प्रयोग उत्तर-पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक यानी कि लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृत ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए जाना जाने लगा। यानी कि देखो हमारे यहाँ पे इंडिया, इंडस, हिंदोस, इंदोस और सिंधु ये 5 नाम हमारे भारत के लिए पहले बोले जाते थे। अब अतीत के बारे में जानना। अतीत की जानकारी हमें कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूँढना या पढ़ना। लेकिन हमारे हाथ में जो पुस्तक मिली है यानी जो हमें लिपि मिली है वो हम उसको पढ़ तो सके नहीं है, क्योंकि आज तक उसका प्रमाण हमें मिला नहीं है, पांडुलिपि। तो ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण इन्हें पांडुलिपि कहा जाता था, यानी कि पांडुलिपि का मतलब वो होता है जो हम हाथ से लिखते हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मैनु जिसका अर्थ होता है हाथ से निकाला हुआ निकला है। ये पांडुलिपियां प्रातः ताड़पत्र अथवा हमारे क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी, क्योंकि जो ताड़पत्र होता था और हिमालय क्षेत्र पर जो उगने वाला भुर्ज नामक पेड़ की जो छाल होती थी वो ऐसी होती थी उसे हम लाखों सालों तक लंबे समय तक उसको हम सुरक्षित रख सकते थे। उसमें हमने लिखना उसको उचित समझा था। इतने वर्ष में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ को नष्ट कर दिया। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती थी। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। यानी कि जो पांडुलिपियां मंदिरों में देखो, एक तो मंदिरों में पांडुलिपियां करके बनवाते थे
पांडुलिपियों को बनवाया, उनको संकलित किया। अब जब उनको संकलित किया पांडुलिपियों को, तो जिस राजा के द्वारा उनके द्वारा संकलित किया था, उसका कोई ना कोई चिन्ह या बोलते ना कोई ना कोई उसका साक्ष्य होता था। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविता तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल भाषा में है। प्राकृत भाषाओं का प्रयोग आम लोग करते थे। ठीक है? हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख अभिलेख यानी कि ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए हों। अभिलेख मतलब जो कि ऐसे लेख होते थे जो पत्थर पे निशान के दौरान बनाए जाते थे, जैसे किसी की आकृति बनाना या कोई चिन्ह बनाना उनको। कभी-कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे, यानी जैसे कि हम किसी को आदेश देना चाहते हैं या हम किसी को कुछ निशान देना चाहते हैं, तो जैसे कि ऐसे जंगल में मैपिंग के लिए जाते हैं, तो कोई ना कोई निशान छोड़ देते हैं, पेड़ की छाल पे ऐसे निशान बना देते हैं। उसी तरीके से पहले के समय में जो शासक हुआ करते थे, वो अपने लोगों को आदेश देने के लिए इन चीज़ों का प्रयोग करते थे, ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। जैसे कि हम ऐसा ही करते हैं, आपने देखा होगा कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं, जिनमें राजा तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुष ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए थे। जैसे कि अब आपने देखा होगा कि जैसे हम कहीं के दर्शन करने जाते हैं, मंदिरों पे जाते हैं, तो वहाँ देवी-देवता को जैसे बनाया जाता है, बताया जाता है, विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी की मूर्ति, इसीलिए इसी तरीके से एक राजा और रानी और अनेक सारी स्त्रियाँ भी उनको अंकित किया जाता था, जिससे उनको पता चला सके। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा-जोखा रखा करते थे। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? अब इसका क्वेश्चन हमसे ये पूछा है इसने कि क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे और ऐसा करवाने में क्या-क्या कठिनाई आती थी? अब ये मुझे बताओ, कितना समझ में आया होगा? कठोर सतह पे इसलिए कि जिसे आने वाले समय में जल्दी वो लुप्त ना हो। हुँ। और कठिनाइयाँ ये आती थी कि उस समय उस हिसाब के औजार नहीं हुआ करते थे कि मतलब कि जो उस सतह पे लिख सकें। हाँ, इसी तरीके से। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएँ अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थीं। 1 सेकंड। अनूप, आपको कुछ बोलना है क्या? हाँ, वो पूछना था। बिहार बिहारों में यहाँ पर है ना, से प्राय ये पांडुलिपियां मंदिरों और बिहारों में प्राप्त होती थी। मतलब बिहारों का मतलब पूछना था। माइक। अरे अभी आ मंदिरों जाएंगे। और बिहार में हाँ? हाँ, आप बिहार में बताइए। जैसे स्तूप बिहार में जो स्तूप है, ठीक है? जहाँ मंदिर है, जहाँ से हमें पांडुलिपियाँ मिली हैं। पांडुलिपियाँ मतलब जो हाथ से लिखी हुई चीज़ होते हैं। आपको एक चीज़ पता है, आपने रामायण में देखी होगी अ, हनुमान जी ने भी कुछ मतलब ऐसे अपने ताम्रपात्र पे बनाया था, तो उनको संकलित करने के लिए ऐसे ताम्रपात्र पे बनाया था। उन्हें संकलित करने के लिए यानी उनकी देख-रेख हो सके, सेफ रह सके, इसलिए उन्हें मंदिरों में और विहारों से यानी कि एक जो वो गुम्बद होता है, उसको विहार बोलते हैं। ठीक। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातात्विकवाद कहलाते थे। आवाज सही आ रही है ना? हाँ, सही आ रही है। तो अब जैसे कि अब पुरातात्विकवाद की मेन क्वेश्चन क्या होता है? पुरातात्विकवाद क्या होता है? यानी हाँ, ऐसी जो हमने अभी तक ऐसी वस्तुएं पढ़ी थी, ठीक है? ऐसी हमने लिपियां देखी थी, हमने साक्ष्य हमारे पास है, लेकिन हम उसके पढ़ नहीं सके हैं, ठीक है? जो कि पुराने समय में बनाई गई थी। पुरातात्विकवाद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। यानी जो कि लिखी हुई चीज को छोड़ के बाकी हमारे पास जो भी चिन्ह होते हैं, जो जो हमें साक्ष्य मिले हैं उसके हिसाब से, उसके तरीके से।
वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती थी और ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते थे। पुरातात्विकवाद पुरातात्विद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियों भी ढूंढते हैं। मतलब जैसे कि जो ऐसे होता है ना कि डायनासोर के में साक्ष्य मिले थे, तो वो साक्ष्य खोजने आते जो खोजते हैं, ठीक है? जो हिस्ट्री की चीज़ें खोजते हैं, पुरातात्विकवाद जो होते हैं। उन्हें ये जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं, तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातात्विकवादों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिले होंगे? आपको सर ने बताया था एक लाल कपड़ा भी मिला है सूत कॉटन का, है ना? तो वो उसी ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है ये। इसे आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं ना पांडुलिपि इंग्लिश में? आर्कोलॉजिस्ट। ओके। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है? यानी जो हमें साक्ष्य मिले उनको बोला स्रोत। इतिहासकार उन्हें कहते हैं कि जो अतीत का अध्ययन करते हैं, स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे-धीरे अतीत को पुनर्निर्माण करते हुए जाते हैं। जैसे हमें एक स्रोत मिला यानी एक लिपि मिली या एक साक्ष्य मिला या एक कोई भी हमें चित्र मिला, तो हम उसके आधार पर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये चीज़ हुआ होगा या ये चीज़ हुई होगी। अतः इतिहासकार तथा पुरातात्विकवाद उन जासूसों की तरह हैं, जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है? अतीत एक या अनेक? क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसे ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग-अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग-अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजा तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों के जीवन शिल्पकारों के जीवन से बिल्कुल भिन्न था। यानी कि पशुपालक और कृषक यानी जो जानवर रखते थे या जो खेती करते थे उनका जीवन राजा रानी के जीवन से और व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से अलग था। शिल्पकार यानी अपने हाथों से जो चीजें बनाते हैं। जैसे कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग-अलग हिस्सों में लोग अलग-अलग व्यवहारों और रीति-रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार कर कर तथा फल-फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं और इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। हम अपना आज भी देख सकते हैं जैसे कि बड़े-बड़े जो सिटीज़ होती हैं, वहाँ मार्केट से जाते हैं, सब्ज़ी लेके आते हैं, आना-जाना बना होता है, लेकिन किसान जो होते हैं, जो गाँव होते हैं, छोटे गाँव होते हैं, वो अपनी व्यवस्था खुद रखते हैं और मार्केट से करते हैं। ठीक है? इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा-जोखा रखता था और यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हैं। हमें उनके साक्ष्य काफ़ी मिले हुए हैं, राजाओं के द्वारा, जैसे कि वो अपने सिक्कों पर अपना चिन्ह लगा देते थे, बनवा देते थे या विजय के लिए कुछ करवा देते थे, इस तरीके से हमें वो साक्ष्य मिले हैं, जिससे हम अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा-जोखा नहीं रखते थे। जहाँ और नहीं तो देखा जाए तो अधिकतर राजा-रानी का ही और विजयों का, अपनी गाथाओं का या अपनी कहानियों का ही उल्लेख मिला है या एक किसी छोटे किसान का बस उनको ये पता है कि किसान करता था, लेकिन किसान की जो जीवन यापन है उसकी कोई क्रिया का कोई वो साक्ष्य नहीं है। हालाँकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब क्या होता है? अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। यानी कि जिस दिन ईसाई जी का जन्म हुआ था, हमने उस जन्म को आधार बनाकर अपनी तिथियों का अंकन किया है। अतः 2000 वर्ष
कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। यानी कि जैसे कि ईसा मसीह की जब जन्म हुआ था उसके पहले से हमने पूर्व लगाया और ईसवी उसके बाद से हमने स्टार्ट की। ईसा मसीह का जब मृत्यु हुई है ना, तो आगे अगर हम काउंट करते हैं ना, तो आगे की डेट कम होती जाती है, लेकिन वो बोलते बढ़ते हुए क्रम में होती है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की समय तिथि ईसा पूर्व यानी कि ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है और इस पुस्तक में हम 2000 का अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथि का उल्लेख करते हैं। ठीक है। अब इतिहास और तिथियां, अंग्रेजी में इसको हम बीसी बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं ईसा पूर्व यानी कि ईसवी, ईसवी पूर्व का तात्पर्य है आपका बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा पूर्व से है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी यानी कि हिंदी में आई लिखा पाती हो और यह एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है। वीडियो निधि और अफसाना आप लोग के भी ऑन होने चाहिए, अनूप का भी होना चाहिए। अफसाना अगर ड्यूटी पर है तो ठीक है। कभी कभी एडी की जगह सी आई तथा बीसी की जगह बीसीआई का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये जो अक्षर है ना एक नया मॉडर्न तरीके से मतलब दिए गए हैं। सी आई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीआई का बिफोर कॉमन एरा के लिए किया जाता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों का रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी-कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है और जिसका तात्पर्य होता है बिफोर प्रोजेक्ट यानी कि वर्तमान से पहले। ये हो गया तुम्हारा पहला चैप्टर। अब मैं ना तुम्हें इसके क्वेश्चंस पूछूंगी पहले चैप्टर के बारे में। ठीक है, आंसर पे राइस मतलब हैंड जो हुआ क्लिक है ना उस पर क्लिक कर देना। पहला क्वेश्चन पूछती हूँ मैं तुमको, ध्यान से सुनना सबके सब। गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गेहूं और जौ, मनुष्यों द्वारा सबसे पहले इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई थी। गेहूं और जौ के बारे में आपका जो है नंबर 2, इन फसलों के उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ियां थी। बताओ दोनों सही है, दोनों गलत है, या केवल एक सही है, या केवल दो सही है? पहले बताएगा अनूप। अनूप 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 दोनों दोनों गलत है। दोनों गलत है। ओके संदीप। जी दोनों गलत है। ठीक है हेमंत। मेरे हिसाब से जौ की तो पहले ही मतलब पहले जौ की फसल की हुई थी, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। देखो सुनो, सबसे पहले साक्ष्य में जौ के और गेहूं के मिले थे। ठीक है, यानी कि पहला सही है। और मैंने तुमको बताया था ये तुम्हारे एनसीईआरटी में तीसरा कौन सा पेज नंबर है, ये दूसरा पेज नंबर है, उस पर देख के भी रखा है कि पहले जौ की फसल तथा गेहूं की फसल उपजाना शुरू हुआ था। और दूसरी बात यह है कि क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ियां, हम गेहूं और जौ ऐसी फसल को क्या पहाड़ी एरिया पे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, तो तुम्हारा पहला आंसर आपका सही है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रही हूँ, भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में, भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक है, कथनों पर विचार। आरंभिक नगरों का विकास सिंध व इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ। आरंभिक जो नगर थे वह विकास, उनका जो विकास हुआ था वो सिंध व उनकी सहायक नदियों के किनारे हुआ था। नंबर 2, गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ था। दोनों सही, दोनों गलत, एक सही या एक सही? गलत। अच्छा ठीक है संदीप। पहला। ओके अनूप। पहला अनूप। सही है, पहला सही है। ओके हेमंत। पहला सही है, दूसरा गलत है। हाँ, ये तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि जो आपने इसमें बोला था 5000 वर्ष ईसा पूर्व, उनका लगभग जो विकास है वो 2500 वर्ष ईसा 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन, गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है? यानी किसकी सहायक नदी के बारे में पूछ रही हूँ मैं? गंगा नदी की सहायक नदी के बारे में। ऑप्शन ए
अवंती, ऑप्शन बी वज्र, ऑप्शन सी काशी, ऑप्शन डी मगध। दोबारा से सुन लीजिए, अवंती, वज्र, काशी, मगध। गंगा नदी की सहायक नदियों में जिसमें सोन नदी भी है, संदीप इधर देखो, गंगा नदी की दक्षिण में सहायक नदी सोन नदी, मैंने बोला था सोन नदी के बारे में, ठीक है, जो प्राचीन काल के एक नाम से जानी भी जाती है, मतलब काल के ऊपर रखा भी गया था। अवंती, वज्जी, काशी या मगध। ऑप्शन मगध और मगध। हाँ मगध। मगध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से सुनना एक एक वर्ड। भारत देश के नाम के संदर्भ में, यानी मैंने बताया था भारत देश के बारे में, जो उसके 5 और नाम बताए थे हमारे एनसीईआरटी में, 5 ने जो नाम दिए हैं, भारत देश के नाम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी और यूनानी, 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी और यूनानी ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस, हिंदोस और इंदोस तथा ईसा नदी के पूर्व इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा था। बहुत अच्छे भारत। जा रहे हो रश्मि। नंबर 2, भरत, यानी जो नाम है पॉइंट भारत, नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। भरत यानी कि उत्तर पश्चिम में जो एक समूह है उसके लिए भरत नाम का प्रयोग किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत भाषा की आरंभिक कृति ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में मिलता है। बताओ, एक गलत, दो गलत या दोनों सही या दोनों गलत? हाँ, पहले संदीप। दोनों सही। अनूप। दोनों सही। हाँ, हेमंत। जी दोनों ही सही हैं। दोनों सही है इसके। हाँ, दोनों आपके सही हैं। ये भी एनसीईआरटी में भी दिया क्वेश्चन है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनना। पांडुलिपियों, पांडुलिपियों से रिलेटेड है क्वेश्चन आपका। पांडुलिपियों के संदर्भ में सही कथन। नंबर 1, अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती थी। हाथ से लिखी हुई पुस्तकें। नंबर 2, अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मैन्युस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता था, जो लैटिन भाषा शब्द मेनू यानी जिसका अर्थ था हाथ से और निकला हुआ है। बताइए। और नंबर 3, एक और ऑप्शन है नंबर 3, पांडुलिपियों ताड़ के पत्तों को काटकर अथवा हिमालय क्षेत्र के उगाने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। सही नहीं है बताना है ना। नंबर 3, पांडुलिपियां केवल मंदिर और बिहारों से प्राप्त होती हैं, जो केवल संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। अब इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही नहीं है? हाँ संदीप। पहला। पहला तो सही है, मैंने बोला सही नहीं है। हाँ अनूप। दूसरा और चौथा गलत है। इसमें से चौथा एक गलत है। बताना है। इसमें 4 ऑप्शन है, सिर्फ एक ही बताना है। ठीक है, चौथा गलत है। चौथा कौन बोला गलत ये? है। चौथा गलत। इस चौथे गलत में क्या ऑप्शन कहता है कि केवल संस्कृत भाषा में ये लिखी हुई है, जो लाइन जो बोली है लास्ट वाली, ये गलत है। हाँ, इसका सेकंड वाला गलत है। ये वाली लाइन गलत है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनना। अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभिलेखों के बारे में इस बार क्वेश्चन। ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे वो अभिलेख कहलाते हैं। नंबर 2, कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। ऑप्शन इस एक सही है या 2 सही है या दोनों सही है या दोनों गलत है? दोनों सही है। दोनों सही है। दोनों सही हैं। दोनों सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के बारे में। अशोक का कांधार से प्राप्त अभिलेख किन लिपियों में लिखा गया था? ठीक है, अशोक का। नंबर 1 अरामाइक और ब्राह्मी में, यूनानी और ब्राह्मी में, देवनागरी और तमिल में, और यूनानी और अरमाइक में। हाँ अनु। यूनानी और अरमाइक। गुड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पहले संदीप बताएंगे ना, फिर तुम अनु बताना, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन पूछू ईसा मसीह के ऊपर, ठीक है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती हैं, ठीक है। नंबर 2, वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। दोबारा से सुन लो, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की जो सभी तिथियां हैं वह ईसा पूर्व के रूप से जानी जाती हैं। नंबर 2, वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। ऑप्शन दे रही हूँ, ए आर दोनों सही है, यानी कि पहला और दूसरा दोनों सही है, और दूसरा पहले की सही स्पष्टीकरण है। नंबर 2, ए आर दोनों सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे का स्पष्टीकरण नहीं है। एक सही है, 2 गलत है, और 2 सही है, 1 गलत है। ऑप्शन क्या है? तीसरा। हाँ, दोबारा से बोली हूँ, सुन लो। ईसा मसीह के पूर्व की तिथियां ईसा मसीह के जन्म की पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप से जानी जाती हैं, ईसा पूर्व के रूप से जानी जाती हैं। और दूसरा, ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। दोनों सही है या नहीं है, ये बता दो बस। दोनों सही, और इसकी जो पहली व्याख्या है वो मतलब दूसरी व्याख्या है पहली व्याख्या को सही करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं सारे क्वेश्चन, पहले चैप्टर के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, इतने ही थे। अब दूसरा चैप्टर है आपका आखेट। आखेट का मतलब अपना खाद्य संग्रह के लिए, मतलब भोजन करने के लिए शिकार करना। आखेट का मतलब शिकार करना होता है। ध्यान से सुना, इसमें की पॉइंट, इसमें भी क्वेश्चन है। आरंभिक मानव, यानी आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो मानव थे, जो आरंभिक मानव थे, शुरुआत के जो मानव थे, वो क्यों जाते थे, किस कारण के लिए जाते थे, पहले हम ये जानेंगे। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। और हम इन लोगों को क्यों जानते हैं, क्योंकि हम इनमें पुरातत्ववाद जो होते थे वो साक्ष्य, पहले चैप्टर में बताया था, वो साक्ष्य इकट्ठे करते थे जिन्हें स्रोत कहा था, इसके कारण हम जानते हैं। आज हम उन्हें आखेट खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। आखेट का मतलब ही शिकार होता है। जब शिकार होगा तो पहले पुराने स्टार्टिंग में आटा या गेहूं तो था नहीं, वो शिकार करके अपना भोजन ग्रहण करते थे। तो आखेट किस नाम क्यों जाने जाते हैं, क्योंकि ये भोजन का इंतजाम करते थे इसलिए। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियों को, चिड़ियों को पकड़ते थे, फल, मूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठे किया करते थे। आखेट खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरे जगह घुमा करते थे। ऐसा इसलिए कई कारण है इसके। पहला कारण यह है कि वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिन तक रहते तो आसपास के जो पौधे थे, फल थे, जो जानवर को खा लेते थे, तो अब एक ही जगह पर रहोगे, फल है, पौधे हैं और जानवर उनको खा लोगे तो उनकी संख्या कम हो जाएगी, यानी उनको समाप्त कर देते थे। तो इसलिए भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। यानी पहला कारण हुआ आपको भोजन की प्राप्त जो व्यवस्था है उसको लेके। दूसरा कारण हुआ आपके लिए कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनका पीछा किया करते थे। तीसरा कारण है आपका कि पेड़ों और पौधों में
फल-फूल अलग-अलग मौसम में आते थे, सीज़न बाय सीज़न जैसे अब आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते थे। यानी तीसरा कारण हो गया आपका मौसम से रिलेटेड। चौथा कारण हुआ आपका कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़-पौधों को जीवित रहना संभव नहीं होता और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता था। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, लेकिन और कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद भी मिल पाता। इसलिए ऐसी झीलें और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर-उधर जाना पड़ता था, क्योंकि कभी-कभी सूखा पड़ जाता था, तो पानी की तलाश यानी कि चौथा आपका हुआ कारण पानी, ठीक है? आरंभिक मानव के बारे में कुछ जानकारियाँ कैसे मिलती हैं? पुरातात्विक विदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण और उपयोग आखिर खाद्य संग्राहक क्या करते थे। यह संभव है कि लोग के पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए थे। ठीक है, ये पत्थर और लकड़ी और जो हड्डी के औजार ही पुरातात्विकवादों को मिले हैं, जो कि अभी भी संरक्षण में रखे हुए हैं। इनसे पत्थर और औजार आज भी जो बचे हुए हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल-फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया करते थे। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाड़ जैसी हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ झोंपड़ी और औजार बनाने के लिए भी किया जाते थे। यानी कि जितने प्रकार के हमें साक्ष्य मिले थे उसके हड्डी के और लकड़ी के और पत्थर के औजार से बने हुए, उनका अलग-अलग चीज़ में, अलग-अलग रूप में उनका अलग-अलग प्रयोग होता था। ठीक है? जैसे नुकीले होते हैं, कुछ मोथरे होते हैं, मतलब नुकीले नहीं होते, धारदार नहीं होते, उस तरीके से। अब रहने की जगह हमें निर्धारित करनी है। लाल अब चित्र दे रखा है, तो लाल त्रिकोण वाले स्थान पे वे स्थल है जहाँ पर आखिर खाद्य संग्रह होने के प्रमाण मिले हैं। यानी जो लाल त्रिकोण बना हुआ है हमारी एनसीईआरटी की किताब में, इसका मतलब ये है यहाँ पर हमें आखिर खाद्य संग्रह होने के प्रमाण मिले हैं। यानी कि जो अपना भोजन स्थित इकट्ठा करने के जो प्रमाण होते हैं। इसके अलावा भी और कई स्थानों पर आखिर खाद्य संग्रह रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने-चुने स्थान चिह्नित किए गए हैं। कई प्रायः नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। क्योंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूँढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सकें। एक हमें यहाँ पे चित्र दे रखा है, जो शैल चित्र दे रखा है। इसमें है इनमें हमें क्या पता चलता है? एक शैल चित्र है, ठीक है? जिन गुफाओं में लोग रहते थे, उनमें से कुछों की दीवार पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश, ठीक है? और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं। इनमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। अब पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। ठीक है? पुरास्थल ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर अंदर कभी-कभी समुद्र और नदी के तल पर भी पाए गए हैं। इन प्रास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में पता चलता है। नेक्स्ट अब पढ़ेंगे हम इसमें आग की खोज के बारे में। मानचित्र में कुरनूल की गुफा दे रखी है। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं, यानी कि कुरनूल की गुफा से हमें राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब ये है कि आरंभिक लोग अपना आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए आग का प्रयोग किया गया होगा। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं? इसमें नाम और तिथियाँ, ठीक है? हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातात्विविदों ने उनके बड़े-बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वो पुरापाषाण काल कहते हैं। ये 2 शब्दों यानी पुरा यानी प्राचीन, पाषाण यानी पत्थर। पुरापाषाण का मतलब होता है प्राचीन पत्थर से बना। ये नाम प्रास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताते हैं। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पुराने के दौरान माने जाते हैं। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पुरापाषाण काल।
ठीक है? तो पुरापाषाण काल को 3 भागों में आरंभिक में, मध्य में और उत्तर पुरापाषाण काल में। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित होती है। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्यपाषाण युग कहा जाता है, पर्यावरण का बदलाव। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है और इस काल के पाषाण औजार आम तौर पर बहुत छोटे होते थे जिन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था। माइक्रोलिथ, लघु पाषाण, बहुत छोटे औजार। प्राय इन औजारों में हड्डियां या लकड़ियों के मट्ठे लगे हाशिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ-साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इसी दौरान बनाए गए थे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का क्या मतलब होता होगा? हमने कुछ स्थानों के नाम दिए, अगले अध्यायों में हम तुम्हें उनके नाम बताएँगे मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थलों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं, जो आज प्रचलित है क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में अनेक नाम क्या रहे होंगे। अब बदलती जलवायु के बारे में। ठीक है? लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणामस्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहते थे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे, वे भी इनके पीछे आए और उनके खाने-पीने की आदतें और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरतों के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। खेती और पशुपालन की शुरुआत। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न-भिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते-करते लोगों ने उन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे-धीरे वो कृषक बन गए होंगे। जब जानकारी उनको पता चली अनाज के बारे में तो वो कृषक बन गए। जब उन्हें कृषक बन गए थे यानी उनका तो एक स्थान से दूसरे स्थान का आवागमन था वो रुक गया। इस तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया होगा, वो कुत्ते को जंगली पूर्वज कहते थे, यानी कुत्ते उनका जंगली पूर्वज थे, ऐसा इसने बोला है। धीरे-धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे-धीरे वो पशुपालक बन गए होंगे। ठीक है? यानी वो पहले कृषक बनने के पास उन्होंने अपना एक पूर्वज मतलब जंगली जानवर को पाला जो पहला था कुत्ता, ठीक है? और उसके बाद ये क्या बोला उन्होंने जो जानवर थे उनको पालना शुरू किया तो ये पालक बन गए। क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्ते को ही क्यों पालतू बनाया होगा? अब आ जाओ बसने की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया कहा गया है। ठीक है? बसना यानी कि ऐसे कि अब उनका स्थान फिक्स हो चुका है। अब वो वहाँ पे पाल भी रहे हैं और अपनी खेती भी कर रहे हैं और भोजन का स्थान भी कर रहे हैं, बना रहे हैं। ठीक है? अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इस वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों को लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यह नहीं लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हों और साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सकें। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण संरक्षित रह सकें। ठीक है? उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे-धीरे भिन्न होते हैं।
मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के जो दाँत होते हैं और जो सींग होते हैं, वो छोटे होते हैं। ठीक है? इन दाँतों को देखो, ये जंगली सूअर या पालतू सूअर जो होता है, उनमें बहुत डिफरेंट होता है क्योंकि पालतू सूअर के दाँत नहीं होते और जंगली सूअर के ऐसे आगे करके घुमावदार दाँत होते हैं। बचने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे-धीरे चलती रही। यह करीब 12 साल पहले शुरू हुई थी। 12,000 साल पहले शुरू हुई थी। ठीक है? वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं, वो इसी बचने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूँ तथा जौ आता है। यानी कि पहले जौ है और गेहूँ, प्राचीन जो फसल है सबसे पहले। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवर में कुत्ता और फिर बाद में भेड़ और बकरियाँ। एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो तो पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है और इसमें कुछ दिन, महीनों या फिर साल तक लग जाते हैं। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे थे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। बीज बोने से लेकर फसल पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने और जानवरों, चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने में भी वो शामिल हो गए। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर उन्हें करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को इसके भंडार की बात सोचनी पड़ती थी कि अब इन्हें कहाँ बचा के रखें, कहाँ इन्हें सेव करके रखें। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े-बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी और फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा और डाल रख दिया। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? उनका जवाब के कारण बताएँ। जानवर चलते-फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं, जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए, तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत होता है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है और दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या-क्या हमें मिल सकता है? आज जानवरों के उपयोग किस लिए होते हैं? ठीक है, आज जानवरों के उपयोग किस लिए होते हैं? आओ, आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। मानचित्र, जो कि 13 नंबर पर दे रखा है। देखो, क्या तुम्हें कई नील वर्ग दिख रहे हैं? पता है, इसमें प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्ववादों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं, पूरे उपमहाद्वीप में। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी दक्षिण भारत में पाए गए। सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थीं या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं। इनमें सबसे रोचक जले हुए अनाज के दाने के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाजों के दानों को पहचान सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों को भी पहचान कर सकते हैं। ठीक है? स्थायी जीवन की ओर। पुरातत्ववादों को कुछ पुरास्थलों पर, यानी जो वैज्ञानिक हैं, पुरातत्ववाद वो कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियाँ और घरों के निशान मिले हैं। ठीक है? पुरास्थल तुम्हें पता है ना, पुरातत्ववादी तो वही वैज्ञानिक थे, पुरास्थल जो हमें साक्ष्य यानी कि जो स्रोत जो हमको मिले थे। जैसे कई बुर्जों, जो कि कश्मीर में, लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातात्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है और ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। एक गर्तवास का चित्र। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग माना जाता है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी।
ओखली और मसूल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त उन चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मसूल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। गाँव में ये चीज़ें देखी जाती हैं नॉर्मली तौर से। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते हैं थे। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी-कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था, ठीक है? जो बर्तन होते थे। धीरे-धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ, दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ-साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे और इसके लिए वे कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जाते थे, यानी कि कपास के हमें यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कोई जगह पर स्त्री-पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों साल के दरमियान धीरे-धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल-बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। सूक्ष्म निरीक्षण मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु एक मानचित्र दे रखा है हमें मेहरगढ़ का। यह ईजान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा-भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री-पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना, भेड़-बकरी पालना सीखा था। यानी कि सबसे पुराने साक्ष्य हमें मेहरगढ़ से मिले हैं, ठीक है? मेहरगढ़ से ध्यान रखना ये लाइन। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। इनमें हिरण तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियाँ की हड्डियाँ भी मिली हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर अथवा तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। यानी कि मेहरगढ़ के जो घर का जो डिज़ाइन था मतलब जो भी था वो चौकोर था और आयताकार था। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम में आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे-संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होते हैं, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। यानी कि लोगों को लगता था कि मृत्यु के बाद जो जीवन है, उसके लिए खान-पीन का और कब्रों में खान-पीन का जो भी सामान रखा जाता था, वो रख देते थे साथ में। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्र मिली हैं, यानी कि हमें मेहरगढ़ से कब्र भी मिली है। हमें मेहरगढ़ से सबसे पुराने साक्ष्य मिले और मेहरगढ़ से हमें कब्र भी मिली है। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को दफनाया गया है, यानी कि सबसे पहले जो दफनाया गया है वो बकरी है, सबसे पहले जो पालतू जानवर है वो कुत्ता है, ठीक है? इस परलोक में मृतकों को खाने के लिए भी रखा गया है, ठीक है? अब आ जाओ मेहरगढ़ के कब्र का जो चित्र उसने दे रखा है, पैरों को मुँह फोल्ड करके। अब अन्यत्र फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी के बारे में। अपने एटलस में फ्रांस ढूँढो। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है और इस स्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। 4 स्कूली छात्रों ने इसकी खोज की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेनडियर, बारहसिंगा, सूअर के गहरे चमकीले रंग का चित्रित किया गया है। यानी गुफा पे। इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर में बनाया जाता था या फिर उन्हें शिकारियों के द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। क्या तुम इन्हें बनाने का कोई कारण बता सकते हो? एक नवपाषाण पुरास्थल हम उसके बारे में बताते हैं। एटलस में तुर्की यानी कि तुर्की से नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चट्टाल युग तुर्की में है, ठीक है? ये दूर-दराज स्थानों से कई चीजें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया में लाया गया चकमक पत्थर जो है सीरिया से आया था। एक की पॉइंट है ये हमारा। लाल सागर से कोड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ है। यानी कि अब यहाँ पर कोई भी वाहन उस तरीके का नहीं था। ये जो सामान था लोग खुद अपने जानवरों की पीठ पर लाद के लाया करते थे। नेक्स्ट सब क्वेश्चंस के बारे में। ध्यान से सुनना क्वेश्चंस।
निम्नलिखित पुरास्थलों में किस स्थान से मनुष्य के आखिर तक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण नहीं मिले हैं? आखिर तक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण नहीं मिले हैं, नहीं पूछ रही हूँ मैं। भीमबेटका और हुंगी, चिरांद और कुरनूल की गुफाएं। ऑप्शन सुन लो फिर से सबके सब। भीमबेटका, हुंगी, चिरांद, कुरनूल की गुफाएं। इन चारों में से वो ऐसा कौन सा स्थान है जहां मनुष्य के आखिर तक खाद्य संग्रह होने के प्रमाण नहीं मिले हैं? भीमबेटका। भीमबेटका से तो हमें पुरास्थलों के प्रमाण मिले हैं ना, मनुष्य के आखिर तक यानी शिकार या भोजन के। भीमबेटका से हमें कई सारे चित्र मिले हैं। ऑप्शन दोबारा बोलना एक बार। भीमबेटका, हुंगी, चिरांद, कुरनूल की गुफाएं। और ये पुरातात्विकवाद, ठीक है, सॉरी पुरास्थल। इसका जो सेकंड बोला था ना आपने वो वाला है, हुंसी। भीमबेटका और हुंगी और कुरनूल की गुफाएं जो हैं, भीमबेटका, हुंगी, कुरनूल की जो गुफाएं वो मनुष्य के आखिर तक वो खाद्य संग्रह होने के प्रमाण मिले। ये तीनों पुरापाषाणिक पुरास्थल हैं। ये जो तीनों गुफाएं वो पुरापाषाणिक पुरास्थल हैं। और जो आपकी चिरंदा है वह तीनों, वो चिरंदा जो है वो नवपाषाणिक पुरास्थल है। चिरांद जो आपकी नवपाषाणिक। एक सेकंड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ मैं। निम्नलिखित में से पुरास्थलों में कौन सा नवपाषाणिक पुरास्थल है? पुरास्थलों में से कौन सा नवपाषाणिक पुरास्थल है? क्वेश्चन समझ में आ गया? मैं पुरास्थल ऑप्शन दूंगी, उनमें से आपको बताना कौन सा आपका नवपाषाणिक पुरास्थल है। पहला है मेहरगढ़, दूसरा है बुर्जहोम, तीसरा है आपका पहला मेहरगढ़, दूसरा बुर्जहोम, तीसरा महागढ़ा, चौथा है आपका कोल्डी हवा और पांचवा है आपका दाऊजली हिंडिंग। बुर्जहोम और इनमें कोल्डी से हवा कौन सा है। आपका नवपाषाणिक पुरास्थल है? बुर्जहोम और कोल्डी हवा। महागढ़ा भी तो है। आप क्वेश्चन लिख लो, मैं इसके ऑप्शन बता रही हूँ, फिर तुम ऑप्शन से ऐसे करना। आपने नवपाषाणिक पूछे है ना, नवपाषाणिक पुरास्थल। हाँ, मैंने पूछा है नवपाषाणिक पुरास्थल। इसमें नहीं, मेहरगढ़ नहीं होगा, महागढ़ा होगा। एक आपने कोल्डी हवा बोला था और एक बुर्जहोम, ये तीनों नवपाषाणिक पुरास्थल है। महागढ़ा, हाँ ये तीनों है। महागढ़ा थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। है ना, ठीक है, मैं ऑप्शन दे रही हूँ। ऑप्शन दे रही हूँ, ध्यान से सुनो। 1 और 2 यानी कि मेहरगढ़ और बुर्जहोम, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है आपका चौथा और पांचवा यानी कि कोल्डी हवा और दार्जिलिंग हिंडिंग। सी ऑप्शन है आपका तीसरा, चौथा, पांचवा यानी कि महागढ़ा और कोल्डी हवा और दार्जिलिंग हिंडिंग। और पांचवा ऑप्शन ऑल। मेहरगढ़ वाला जो ऑप्शन है ना उसको काट के बाकी सभी हैं। तो मेहरगढ़ वाला जो ऑप्शन है वो आपका है, आपका पहले में और चौथे में, ठीक है। बाकी दूसरे में और तीसरे में मेहरगढ़ वाला है नहीं। अब आप ना इसको लिख लो, नवपाषाणिक पुरास्थल कौन कौन से, ऐसे हेडिंग लिख लो नवपाषाणिक पुरास्थल और अपने आप इसको देख लेना गूगल से, क्योंकि फिर वो दिमाग में भर जाएगा, इसलिए
नवपाषाणी पुरास्थल, और इसका ऑप्शन ऑल है। नेक्स्ट मेहरगढ़ है। हाँ, मेहरगढ़ भी है। सभी के सभी स्थल नवपाषाणी पुरास्थल है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ, है ना? पूछूं? हाँ जी। हाँ पूछिए। पुरापाषाण कालीन पाषाण, ठीक है? पुरापाषाण कालीन पाषाण औजारों के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें औजार के बारे में करना है। पहला, पत्थर के इन औजारों को बनाए जाने का स्थान उद्योग स्थल कहलाता है। नंबर 2, पत्थर के इन औजारों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली तकनीकी को दबाव शल्क तकनीकी कहा जाता है। फिर से रिपीट करूं? हाँ, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। क्वेश्चन है आपका, पुरापाषाण कालीन पाषाण औजारों के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, पत्थर के इन औजारों के बनाए जाने का स्थान उद्योग स्थल कहलाता है। नंबर 2, पत्थर के इन औजारों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली तकनीकी को दबाव शल्क तकनीकी कहा जाता था। दोनों सही, दोनों गलत, एक सही एक गलत। मुझे दूसरा सही लग रहा है, पहला गलत लग रहा है। दोनों गलत। पहला गलत लग रहा है और दूसरा सही है। पाषाण काल में पत्थर की 2 तकनीक थी। ये एनसीईआरटी में मेंशन देख रखा है कि 2 तकनीक थी पाषाण काल में पत्थर की, और दोनों ही सही हैं। जो दोनों तकनीक थी, यानी पत्थर से पत्थर को टकराकर जो बना था, जो हमारा शस्त्र बना था वो, और दूसरी तकनीक थी आपकी कि किसी के ऊपर प्रेशर करके बनाए जाने वाला, ठीक है? जैसे हड्डी हो और पत्थर का निर्माण हथौड़ी नुमा पत्थर से शल्क निकाले जाते थे, इसी तरीके से दोनों तकनीकों का प्रयोग होता था। मैं बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना। पुरापाषाण काल में पत्थर के औजार बनाए जाने के स्थान को उद्योग स्थल कहते हैं, और कभी-कभी लोग इन स्थलों पर अधिक समय तक रहते थे। पहली तकनीक, इसको पत्थर से पत्थर टकराना कहा जाता है, यानी पत्थर से पत्थर टकराकर जो चीज बनती है वो। इसमें एक पत्थर को हाथ से पकड़कर दूसरे पत्थर से हथौड़ी की तरह चोट कर एक शल्क निकाला जाता, बीच का हिस्सा जो दोनों साइड से बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, पहना होता था, धार जिसके ऊपर होती थी। नंबर 2, दूसरी तकनीकी, इसको दबाव शल्क तकनीकी कहा जाता है। इसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिका देते हैं और उस पर पूरी हड्डी या पत्थर रखकर उसको मोड़ देते हैं। एक जो हिस्सा होता था क्रोड जो होता था, जैसे कि जिससे वो कोई आपका तो एक प्रेशर रख के उसको दबा के उसको मोड़ना होता था या कुछ बांधना होता था, ऐसा ही दूसरी तकनीक होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पुरापाषाणिक स्थल से मिले हैं? राख के, ठीक है? ऑप्शन है भीमबेटका की गुफा, करनूल की गुफा, कोल्डी हवा या हुंगी। करने की सेकेंड क्या? सेकेंड कन्नौल की गुफा। हाँ, कुरनूल की गुफा। कुरनूल की गुफा से राख के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यपाषाण युग में जलवायु परिवर्तन से आए नए बदलावों के संदर्भ में कौन से कथन सही है? जलवायु परिवर्तन हुआ था तो उसमें क्या चेंजेस हुए थे, ये बारे में। पहला है, बदलावों से तापमान में वृद्धि हुई और घास के मैदान विकसित होने लगे। दूसरा ऑप्शन है आपका, इसी काल में मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। तीसरा ऑप्शन है आपका, गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। पहला और तीसरा। पहला और तीसरा है। अच्छा, फिर मछली जो थी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत कौन से काल में बनी थी, बताना जरा।
मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में बनी थी। है ना, तो मैं ऑप्शन भी तो मध्य पाषाण काल, क्वेश्चन भी तो मध्य पाषाण काल का ही पूछ रही हूँ। तो इसके तीनों सही होंगे। इसके हाँ, तीनों सही सही हैं। है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव सभ्यता के आरंभिक काल यानी कि जो स्टार्टिंग हुई थी को संविधा अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। अब बताओ, प्रागैतिहासिक मानव का जो सभ्यता का जो आरंभिक काल है वो प्रागैतिहासिक काल है, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल है ना। अब इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया था। 3 भाग कौन कौन से हैं? ऑप्शन दे रही हूँ मैं, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, महापाषाण काल। इनमें से कौन सा काल गलत है, ये बताओ। ऑप्शन बोलना दोबारा। नवपाषाण काल। देखो सुनो, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और महापाषाण काल, इनमें से कौन सा काल गलत है जो महापाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल का उदाहरण नहीं है? महापाषाण काल। नवपाषाण काल। महापाषाण काल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुरास्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है? किसके लिए? पुरास्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला। नंबर 1 अमरावती, नंबर 2 भीमबेटका, नंबर 3 बाघ की गुफा, नंबर 4 अजंता। अमरावती, भीमबेटका, भीमबेटका। बाघ की गुफा और अजंता। भीमबेटका। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरापाषाण काल की शुरुआत कब से कब तक है, ये बताइए। मध्यपाषाण काल की शुरुआत, मध्यपाषाण काल की तो सर शायद 12,000 ईसा से लेके 12,000 10,000 वर्ष तक। पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व तक। ईसा मसीह के बाद की चीज है ना ये। मध्यपाषाण का था ना, हाँ। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, उपयुक्त में से किस काल में औजार को माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण कहते थे? माइक्रोलिथ वाला, माइक्रोलिथ। पुरापाषाण काल में था माइक्रोलिथ, या मध्यपाषाण काल में था माइक्रोलिथ, या नवपाषाण काल में था? नवपाषाण काल। क्या थर्ड पॉइंट। थर्ड था आपका, नवपाषाण काल है। अब इन तीनों में से किस में माइक्रोलिथ है? मध्य पाषाण काल में। मध्यपाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुंगी के संदर्भ में, हुंगी वर्ड सुन लो, हुंगी है ना, हुंगी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हुंगी से प्रापाषाण युग के कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त अधिकांश औजार बलुआ पत्थरों से बनाए जाते थे। दोनों बताओ, केवल एक सही या दोनों सही? एक सही लग रहा है, क्योंकि बलुआ पत्थर से तो औजार ही बनाए जाते थे। और कोई? इसका ऑप्शन ही नहीं समझ में आए। हुंगी से पुरापाषाण युग के कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नंबर 2, यहाँ से प्राप्त अधिकांश जो औजार है वो बलुआ पत्थर से बनाए गए हैं। एक, क्योंकि बलुआ पत्थर से यहाँ से नहीं बनाए गए हैं। जो हुंगी से जो औजार मिले हैं वो चूना पत्थर के बने हुए मिले हैं, ठीक है, चूना पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये बता दे रही मैं, हुंगी इस वक्त है कहाँ? ये हुंगी जो कर्नाटक में स्थित है, ठीक है, कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शुतुरमुर्ग के साक्ष्य के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। शुतुरमुर्ग, ठीक है, शुतुरमुर्ग। नंबर 1, भारत में शुतुरमुर्ग के होने के प्राचीनतम प्रमाण नवपाषाण युग से प्राप्त हुए हैं, नवपाषाण युग से। नंबर 2, आंध्र प्रदेश के पटने नामक स्थान पुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं, यानी कि हमें शुतुरमुर्ग के जो अंडे का अवशेष है वो पुरास्थल यानी कि आंध्र प्रदेश के पटने से मिला है। नंबर 3, प्रागैतिहासिक काल में
शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलकों पर चित्रांकन कर इनके मन के बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं? कौन सा कथन सही है? तीनों सही लग रहा है। और कोई? इसका नहीं आता। शुतुरमुर्ग के जो सबसे प्राचीन प्रमाण हैं वो हमें मिले हैं पुरापाषाण काल से। नवपाषाण काल से नहीं मिले, हमें मिले पुरापाषाण काल से, क्योंकि नवपाषाण काल में तो हाँ। आपके चीजें अलग हो गई थी। जी, मुझे और लग रहा था कि मुझे लगा मध्य पाषाण काल से मिले थे। मुझे थोड़ा और कंफ्यूजन इसका था। हाँ, और इसका जो प्रायस्थल जो अंडे का मिला है ना अवशेष, वो हमें महाराष्ट्र से मिला है, आंध्र प्रदेश से नहीं, महाराष्ट्र से। ठीक है। और तीसरा ऑप्शन हमारा जो छिलके थे ना शुतुरमुर्ग के छिलके, हम उन पे मनके बनाया करते थे। हम नहीं, मतलब पहले के लोग उनके ऊपर मनके बनाया करते थे। ओके। तो तुम्हारे 2 चैप्टर पूरे हो गए। अब मैं बताओ आगे लेके चलो या फिर हम नेक्स्ट टाइम के लिए रख लें? नेक्स्ट टाइम के लिए रख नेक्स्ट लेते हैं। क्लास कब होगी? नेक्स्ट क्लास सर बताएंगे, आशीष सर। ओके। डेली चलेगी। डेली चले, फिर देख लेंगे। अगर आपके पास टाइम ऐसे ही रहेगा तो तब। मतलब बात कर लेंगे सर, देख लेंगे, वो बताएंगे तभी चलेगी।